वेलकम डियर फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज से अपन शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 का मतलब ये है कि आज से लगातार लेक्चर आएंगे केमिस्ट्री के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ, क्योंकि हमें तूफानों से लड़ना है, लहरें तो फालतू में ही शोर मचा रही हैं। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में अपन को क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि एटम क्या होता है, तब तो मजा आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में कूद जाएंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, दो एलिमेंट कब जुड़ते हैं। अब मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये जुड़ रहे हैं क्या, नहीं जुड़ रहे, तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी, तो वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। उसके बाद अपन को पढ़ना पड़ेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन। तो देखिए, अपन को पहले क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब परमाणु की संरचना पढ़नी है। तो पहले ये बताइए कि भाई परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले परमाणु होता क्या है, व्हाट इज एटम। चलिए बता भी दीजिए, शर्माइए मत। व्हाट इज एटम, क्या होता है एटम। तो आप कहेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड। तो भाई जो एटम होता है इस दुनिया में सबसे छोटा पदार्थ होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे इतना मजबूत होता है, तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ मजबूती का कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है, एक मार्कर है। इसको इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दीजिए आप कि उन पार्टिकल्स को दो टुकड़ों में तोड़ा ही ना जा सके, तो वो कहलाते हैं आपके परमाणु, मतलब एटम कहलाते हैं। तो एटम को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। जब भी कोई चीज़ पढ़े तो अपने आप से 3 क्वेश्चन पढ़ के, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ के पढ़ें, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे अपने आप से। कौन कौन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन कैसे पढ़ सकते हैं। तब लगेगा कि भाई मज़ा आ रहा है पढ़ने में और चीज़ें सीख रहे हैं आप। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एटम के बारे में। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, और क्यों पढ़ना है ये खुद आप रिसर्च करिए, ठीक है। आपके पास फ़ोन है तो आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि हमें एटम के बारे में क्यों पढ़ना है। एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है इस वर्ल्ड का, सबसे छोटा, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब भाई एटम की खोज किसने की भाई, एटम सबसे पहले देखा किसने, तो एटम की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, जॉन डाल्टन भाई को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जॉन डाल्टन भाई। जॉन डाल्टन भाई ने 1803 में क्या किया, एक परमाणु सिद्धांत दिया। इसके हिसाब से क्या होता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ परमाणु से मिलकर बनी हुई है, ये कहा जॉन डाल्टन भैया ने। अब देखिए, इनने तो ये बता दिया कि परमाणु होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि परमाणु दिखता कैसा है, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है। फिर इसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड भाई साहब। कौन आए, रदरफोर्ड भाई साहब, रदरफोर्ड भाई साहब। इनने 1911 में अपना एक परमाणु मॉडल दिया, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया, जिसके हिसाब से इनने बताया कि परमाणु रहता कैसा है। किसने, रदरफोर्ड भाई साहब ने। फिर इसके बाद आए कौन, बोर भैया। कौन आए, बोर भैया, जिसको बोलते हैं बोहर। कौन आए, बोर भाई साहब आए। अब बोर भाई साहब ने क्या किया कि जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी उनको भर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। किसने, बोर ने कर दिया। तो देखिए, जॉन डाल्टन के बाद एक आए थे साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। उनने भी क्या किया था, एक अपना परमाणु मॉडल दिया था। फिर उसके बाद क्या किया, रदरफोर्ड ने उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक अपना खुद का मॉडल दे दिया। तो 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। फिर आए बोर भैया। तो बोर भैया ने देखा कि रदरफोर्ड के जो मॉडल हैं इसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इनने भी अपना एक मॉडल दे दिया। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन को क्या पढ़ना है। अपन को पढ़ना है एटम की डेफिनेशन। डेफिनेशन तो मैंने समझा दी कि क्या होगी। जो एटम है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे छोटा क्या होता है, पार्टिकल होता है, जिसे रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो एटम है ये क्या क्या कंटेन करता है, ये एटम आपका कंटेन करता है न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब कोई परमाणु, कोई एटम अपने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, तो ये तो पार्टिकल जो हैं ये छोटे छोटे चार्ज हैं, ये तो उससे भी छोटे हो गए। तो हाँ भैया, ये उससे भी छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? एक प्रकार के चार्ज होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? चार्ज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं एटम की डेफिनेशन को थ्योरिकली। मतलब कि एग्जाम में अगर आ गया कि एटम क्या होता है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपको घबराने और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे थ्योरी भी लिखवाएंगे, एटम की थ्योरी लिखवाएंगे, रदरफोर्ड के मॉडल की भी थ्योरी पूरी ही लिखवाएंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो रदरफोर्ड का मॉडल है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसकी थ्योरी को भी समझेंगे। ये अब हम समझते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। तो समझने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई भी मॉडल ऐसे ही दे सकता है बिना प्रैक्टिकल किए, बिना प्रयोग किए? तो भैया बिल्कुल भी नहीं। पहले वो आदमी खुद प्रयोग करेगा, उसके बाद तो मॉडल देगा। इसी तरह हमारे रदरफोर्ड भाई साहब थे, इन्होंने भी क्या किया? पहले एक प्रयोग किया, फिर प्रयोग से जो परिणाम निकले उनके आधार पर अपना परमाणु मॉडल दिया। तो पहले अपन समझेंगे कि रदरफोर्ड ने प्रयोग कैसे किया, प्रयोग के बाद अपन देखेंगे इसकी थ्योरी आप किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। तो पहले क्या देख रहे हैं अपन? पहले देख रहे हैं प्रयोग को। तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही मेन चीज है, यही मेन फोकस वाली चीज है। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने अपने प्रयोग के लिए कुछ चीजों को उठाया। पहली चीज क्या थी? तो पहली चीज थी रेडियोधर्मी तत्व। मतलब रेडियोधर्मी तत्व मतलब क्या होता है? इनने लिया एक रेडियम एलिमेंट लिया, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम को लिया, और एक सोने की पतली पन्नी को लिया। अब आप कहेंगे कि सोने की पन्नी को ही क्यों लिया? अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या लोहे को आप एटॉमिक लेवल तक पतला कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं यार, उसको पतला करने जाओगे वो ब्रेक हो जाएगा, पन्नी बन ही नहीं पाएगा। लेकिन सोने की मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको पीट के आप बहुत पतला बना सकते हैं। तो इनने क्या किया कि भाई सोने की पतली पन्नी को यूज़ किया, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल तक पतली थी। अब देखिए ये क्या है? आपकी एक सोने की पतली पन्नी है, और पीछे क्या लगा दिया? पर्दा लगा दिया। ये क्या है? आपका एक पर्दा है। अभी ये आपको बनाना नहीं है कॉपी में, इसको बस समझना है। इसके बाद का जो डायग्राम है वो आप कॉपी और अपने नोट्स पे बनाएंगे। तो ये क्या है? आपका रेडियोधर्मी तत्व क्या है? रेडियम है। इससे क्या निकलते हैं? इससे निकलते हैं अल्फा कण, जो कि पॉजिटिव होते हैं और चमकदार होते हैं। अब जो इससे निकलेंगे अल्फा कण, उनकी बौछार रदरफोर्ड ने किस पे करवाई? इस सोने की पतली पन्नी पे करवाई। तो देखिए यहाँ से ये बौछार हो रही है किस पे? सोने की पतली पन्नी पे। ये हो रही है बौछार किसकी? अल्फा कणों की। अल्फा कण कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। ये हो रही है। तो देखिए बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे निकल गए। ये देखिए सीधे निकल गए आपके, ये बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। लेकिन कुछ अल्फा कण कुछ एंगल पे विक्षेपित होकर अपना मार्ग चेंज कर दिए। मतलब सीधे जा रहे थे, अब उल्टे सीधे जाने लगे। और बहुत कम अल्फा कण उसी रास्ते पे वापस लौट आए जिस रास्ते पे वो गए थे। ये देखिए ये वापस आ गए। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ये क्या है? आपके अल्फा कण हैं, अल्फा कणों की बौछार हो रही है। अब ये हो क्यों रहा है? तो इसको समझने के लिए अपन चलते हैं एटॉमिक लेवल पर। एटॉमिक लेवल पे जाके इस डायग्राम को समझेंगे, और जो डायग्राम आगे आएगा वो डायग्राम होगा मेन डायग्राम किसका? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को एटॉमिक लेवल पर जाकर। तो अब हम समझते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को एटॉमिक लेवल पे जाकर। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये मेन डायग्राम है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। ये क्या चीज़ है? आपकी जो गोलाकार बनी हुई है ये है आपका एटम, और यहाँ से अपन बौछार करवा रहे हैं अल्फा कणों की। अल्फा कण क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। जब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे होंगे तो बीच में क्या बैठता रहता है? आपका बीच में रहता है
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, और नाभिक कैसा होता है? नाभिक होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास होते हैं प्रोटॉन। तो देखिए बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए परमाणु से। कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या निकला? तो रदरफोर्ड ने इसका मतलब ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा रहता है? खोखला रहता है। तभी क्या हो रहे हैं? ये पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं परमाणु से। और कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कुछ कोण पे विक्षेपित हो जा रहे हैं। मतलब ये है यहाँ पे कि न्यूक्लियस के पास में आएंगे ये कण, अल्फा कण। जो कण न्यूक्लियस के पास में आएंगे तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और अल्फा कण भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे पावरफुल रहता है तो ये धक्का दे देता है अल्फा कणों को। तो ये क्या होते हैं? अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, कुछ एंगल पे जाके विचलन मतलब क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हो गए विक्षेपित, कुछ एंगल पे जाके विक्षेपित हो गए। ये आपको दिख रहा होगा विक्षेपित हो गए। और लगभग 10 लाख में से एक कण, मतलब बहुत ही कम पार्टिकल्स अपने जो रास्ता है उसी पे वापस आ जाते हैं। जिस रास्ते से वो जाते हैं उसी रास्ते पे वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए ये जो कण है ये यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है सीधे न्यूक्लियस से टकराने। तो न्यूक्लियस कहेगा तुम भी पॉजिटिव और हम भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो भाई दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन यहाँ पे पावरफुल क्या रहता है? आपका नाभिक, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये धक्का दे देगा किसको? इस पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को। तो ये वापस लौट आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक और निष्कर्ष निकाला कि बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है? एक पार्टिकल वापस आ रहा है और कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पे विक्षेपित हो जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ये होता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मेन डायग्राम। अब भैया इस मेन डायग्राम से रदरफोर्ड ने कुछ परिणाम निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्हीं निष्कर्षों को क्या कहते हैं अपन? उन्हीं निष्कर्षों को कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो आप यहाँ पे समझ गए हैं कि भैया क्या होता है। अब अपन समझते हैं कि इसकी थ्योरी आप किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। तो थ्योरी हम आपको लिखवाएंगे नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए अब हम समझते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की थ्योरी को, क्योंकि एग्जाम में हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। वहाँ पे कोई वाइवा नहीं होता, वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है। किस प्रकार से आप जो थ्योरी है एग्जाम में लिखेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों की बौछार सोने की एक पतली पन्नी पर करवाई, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर उन्होंने 1911 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब जो परिणाम निकले थे उनके क्या निकाले? निष्कर्ष निकाले। किसने? रदरफोर्ड जी ने। और उनको ही बना दिया परमाणु मॉडल। तो क्या निष्कर्ष थे उनके? देखो पहला निष्कर्ष था बहुत से अल्फा कण बिना किसी विचलन के पन्नी में से बाहर निकल गए, मतलब सीधे निकल गए पन्नी के अंदर से। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। तो पहला निष्कर्ष ये था। तो दूसरा निष्कर्ष क्या था? देखो कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग पाया जाता है। जो कुछ अल्फा कण थे वो क्या हुए? कुछ एंगल पे विक्षेपित हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि परमाणु के बीच में या मध्य में कुछ ना कुछ धनावेशित भाग है। तो वही क्या है? इनका दूसरा निष्कर्ष है। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है? कि परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान अति अल्प क्षेत्र में संकेंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। ये जो भाग था आपका धनावेशित, इसको रदरफोर्ड ने क्या कहा? नाभिक का नाम दिया। फिर चौथा निष्कर्ष क्या आया? बहुत कम अल्फा कण, मतलब 10 लाख में से एक अल्फा कण वापिस उसी पथ में लौट आए जिस पथ से वो गया था। इसका क्या मतलब निकला? अर्थात परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। मतलब नाभिक बहुत छोटा होता है, तभी तो वो एक कण को वापस लौटा रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है। फुटबॉल के ग्राउंड में अगर बीच में आप एक मटर का दाना रख दें
तो जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो क्या है आपका परमाणु है, जो मटर का दाना है वो क्या है आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि नाभिक बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना में। फिर पांचवा निष्कर्ष क्या निकला, तो पांचवा निष्कर्ष ये निकला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में बहुत ही तेज गति से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमने प्रयोग समझा, प्रयोग के बाद कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट के बाद क्या समझा हमने, इसकी थ्योरी को समझा। अब देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां क्या क्या रह गई वो हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थीं। तो कमियों के साथ ही मैं आपको दूंगा क्या, होमवर्क दूंगा जिस पे आप करेंगे रिसर्च। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो पहली कमी क्या कह रही है, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। अब ये परमाणु का स्थायित्व क्या होता है, इस पे आप रिसर्च करेंगे, आपको पहला होमवर्क मिल गया है। उसके बाद यह मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा पाया। तो देखो जो रदरफोर्ड थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कितनी रेडियस से लगा सकते हैं और कितनी रेडियस इसमें होंगी ये इन्होंने नहीं बताया। और फिर क्या है तीसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। अब ये हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पे भी आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो आपको दो होमवर्क मिल गए हैं, पहला परमाणु का स्थायित्व, दूसरा हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। चलिए एक बार और देख लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। पहली कमी क्या थी, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब कि एटम की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया। उसके बाद क्या है, यह मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा पाया। इनने तो ये बता दिया कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भाई ये इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद क्या है, यह मॉडल हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। तो ये क्या है आपका तीसरा इसकी कमी है, तीसरी कमी है इस मॉडल की। और यहाँ पे आपको दो होमवर्क दे दिए गए हैं। पहला होमवर्क क्या कह रहा है, परमाणु के स्थायित्व की समझाइए कि जो परमाणु का स्थायित्व है वो क्या होता है। दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम को समझाइए। ये आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तब जाके मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।